नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश फिर से आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम का गुरु में स्वागत है। और जैसा कि मैंने कहा था कि साइंस का आज कंप्लीट करना है कोर्स, तो साइंस का एक पार्ट मैं डाल चुका हूँ क्लास 6 के SCERT बिहार के लिए, और ये दूसरा पार्ट है। मतलब मेरा मानना है कि इसी ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन क्या करें, अब इसी को एक और पार्ट में बनाए तो ठीक नहीं है। इसी एक पार्ट में ही हम इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर कुछ छूटता है तो फिर आगे देखा जाएगा, ठीक। लेकिन पूरी पॉसिबिलिटी है इसी में ही हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे, ठीक। अब हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें धातु की बात की गई थी, यहीं पर मैंने आपको छोड़ा था। धातु जिसमें प्रायः चमकदार होती है, उसको हम धातु कहते हैं। जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, सब धातुएं हैं। ये पहचानने का तरीका है कि जो चीज़ हमको प्रायः चमकदार दिखाई जाती है, लाइट देती है वो, तो वो धातु होता है। इसमें 2 टर्म यूज़ किए गए हैं, 2 शब्द हैं। एक है विलेय और एक है अविलेय, ठीक। विलेय जो जल में घुलनशील, और इसका अपोजिट जो जल में घुलनशील नहीं, वो अविलेय। विलेय अविलेय, विलेय क्या होते हैं? जैसे जल है विलायक। क्या है? विलायक। जो अपने अंदर घोलता है चीज़ों को वो विलायक, और जो घुलती है वो विलेय। तो जल विलायक है। तो अगर मान लीजिए चीनी है अगर, तो चीनी क्या है आपका? विलेय। एक चीज़ और, जब आप विलायक को, मीन्स की अगर एग्जाम्पल में समझें, जल को गर्म करते हैं तो इसमें इसकी क्षमता बढ़ती है। क्षमता कैसे बढ़ती है? वो जो विलेय है चीनी, उसको जल्दी घोल लेता है। सपोज कीजिए, उदाहरण ये आपके सामने, आपको पता होगा, प्राय हम देखते हैं कि अगर फ्रिज से बोतल निकालिए और ठंडे पानी में अगर चीनी डालिए आप, तो देर से घुलता है। लेकिन वहीं अगर आप गर्म कर दीजिए पानी को या दूध को, उसमें चीनी डाल दीजिए, ऑटोमेटिक चीनी घुल जाती है। तो इससे क्या है, विलायक की जो क्षमता होती है, क्षमता वो इंक्रीज होती है, ठीक। कब? गर्म करने पर। ऐसे ही दूसरी चीज़, गर्म करने पर जो विलायक है, मतलब जो जल है, जल में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कम होती है, माइनस, ठीक। क्षमता इंक्रीज हुई, लेकिन जो उसमें ऑक्सीजन है वो क्या हुआ? कम हुआ। देखिए, पानी का सूत्र होता है H2O, ठीक, 2H2O, ठीक। इसमें ऑक्सीजन के जो 2 अणु हैं, ऑक्सीजन बन गया। तो ऑक्सीजन जब हम गर्म करते हैं, वाष्पन होता है पानी का। जब पानी वाष्पित गर्म होता है तो वाष्प बन के ऊपर उड़ता है, तो उसमें वाष्प में जल होता है। तो अगर जल ऊपर जा रहा है, जल उसमें कम हो रहा है, तो ऑक्सीजन भी प्रायः कम हो रही है। तो क्षमता बढ़ती है, ऑक्सीजन कम होता है, ठीक। ये आपका हो गया। और 2 शब्द और इसमें हैं, पारदर्शी और अपारदर्शी, ठीक। जानते ही हैं, पारदर्शी जिन वस्तुओं को हम देख सकते हैं, अपारदर्शी जो हम नहीं देख सकते हैं। और एक होती है पाराभासी होता है क्या? हाँ, पाराभासी होता है। पाराभासी जो हमको स्पष्ट नहीं दिखती, स्पष्ट नहीं, मतलब कि दिखती तो है लेकिन धुंधली। पारदर्शी, अपारदर्शी, पाराभासी, विलेय अविलेय, विलायक, धातु प्राय चमकदार, विलेय जो जल में घुलनशील, अविलेय जो जल में अघुलनशील होते हैं, विलायक जिसमें हम चीज़ घोलते हैं। विलायक की गर्म करने पर क्षमता बढ़ती है। जल को जब गर्म करते हैं तो उसकी ऑक्सीजन कम होता है। पारदर्शी अपारदर्शी जानते हैं, पाराभासी जो चीज़ें हमको स्पष्ट रूप से दिखाई न दे। इस तरीके से आपका 4 चैप्टर कंप्लीट। थोड़ा स्पीड में करेंगे जिससे आपका टाइम भी बहुत ख़राब ना हो और जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें मिल जाएँ वो एक बार आप लिखते रहिएगा उसको।
5वां चैप्टर आपका है पृथक्करण, जिसको आप बोलते हैं सेपरेशन। पृथक्करण मतलब कोई एक चीज़ है, उसमें हमको बांटना है अलग अलग, उसको अलग कर देंगे तो पृथक्करण हो जाएगा। जैसे कोई जल है, जल जो कि मिश्रण है, इसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि होगी। जो अशुद्धि होगी, उस अशुद्धि को निकालने के लिए हमको कुछ ना कुछ प्रक्रिया करना होगा। जैसे आप किसी जल को, शांत जल को ऐसे रख दीजिए तो जल के जो कण होते हैं कुछ, वो नीचे जल में जो अशुद्ध कण होते हैं वो नीचे सतह ऑब्लिक पेदी जिसे बोलते हैं, वहाँ क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। तो जो बैठ जाते हैं नीचे जमा हो जाते हैं, उसको बिहार में एक शब्द बोलते हैं वीराना। किसी को वीराना नहीं वीराना बोलते हैं कि वो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं बिरा रहा है, मतलब उसको, मतलब जो ही है। तो जब नीचे सतह में पेंदी में जो चीज़ जम जाती है, बैठ जाती है, उसको वीराना बोलते हैं। और जब यही वीराने को जब हम निकाल देते हैं, इससे अलग कर देते हैं, इससे हम पृथक्करण कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं निवारणा। ठीक, जैसे निवारण हो गया, किसी चीज़ का निवारण मतलब सॉल्यूशन हो गया। तो वीराने को ही जो जल के सतह पर जमा हुआ है उसको वीराना, और जब यही वीराना जल से निकाल लिया जाता है उसको बोलते हैं निवारणा। तो ये शब्द लोकल बिहार के शब्दों में है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि आपके दिमाग से उठ जाए कि वीराना क्या होता है। ठीक, एक होता है क्रोमेटोग्राफी। ये क्या होता है? जैसे हमने वीराना और निवारणा समझा ना, ऐसे ही किसी मिश्रण में अगर चीज़ें जो मिली हुई हैं, किसी जैसे मान लीजिए जल में ही अशुद्धि बहुत कम मात्रा में मिली हुई है, जिसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा अशुद्धि ना हो तो बहुत कम अशुद्धि, बहुत कम मात्रा में अगर कोई चीज़, कोई अशुद्धि इसमें है, उसको निकालने के लिए, उसको निकालना क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे काफ़ी सारे पेड़ होते हैं, उनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, दवाइयाँ। तो पेड़ों से जब दवाई बनाई जाती है तो पेड़ों में जो अशुद्धि की मात्रा होती है बहुत ही न के बराबर होती है, मतलब बहुत कम होता है। तो इसलिए जो पेड़ों की दवाई बनाते हैं तो उस प्रक्रिया में आप क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। ठीक, तो क्रोमेटोग्राफी क्या है? एक सेकंड दोस्तों। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो हम कहाँ थे? क्रोमेटोग्राफी जो होता है, जिसमें कोई बहुत ही कम अशुद्धि होती है, उसकी मात्रा को निकालने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। जैसे कि पेड़ से आप अगर कोई दवाई बनाते हैं तो उसमें पेड़ों में अशुद्धि की मात्रा बहुत ही न के बराबर होती है, इसलिए हम इस पेड़ों से दवाई बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो हम क्रोमेटोग्राफी के माध्यम से करते हैं। ठीक, ये हो गया। अब चैप्टर नंबर 6, ठीक, 5 खत्म। 6 है पदार्थ परिवर्तन। पदार्थ में परिवर्तन मतलब कि सबसे पहले पदार्थ क्या होते हैं? तो पदार्थ आपके जो है 3 अवस्था होती हैं पदार्थ की। कौन कौन सी? एक होती है ठोस, एक द्रव
और एक गैस। ठोस जिसका एक निश्चित आकार होता है, द्रव जिसका कोई अपना निश्चित आकार नहीं होता है, और हवा तो हवा है, गैस। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें दो शब्द हैं, एक है रासायनिक परिवर्तन और एक है भौतिक परिवर्तन। ठीक, रासायनिक परिवर्तन और है भौतिक परिवर्तन। ठीक, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जब कोई वस्तु वापस अपनी अवस्था में नहीं आ पाती। जब कोई वस्तु वापस अपनी अवस्था में नहीं आ पाती है तो रासायनिक परिवर्तन, और जब वापस आ जाए तो भौतिक परिवर्तन। उदाहरण के तौर पर, अगर दूध है और दूध अगर दही के रूप में बदल गया है तो क्या वापस आप इसको दही बना सकते हैं? नहीं, वापस दूध में नहीं बना सकते ना। अगर दूध पनीर में हो गया तो क्या पनीर से आप वापस दूध ला सकते हैं? कभी नहीं। तो जो चीज़ें वापस अपनी उसी अवस्था में नहीं आती हैं वो रासायनिक परिवर्तन होता है, और जो आ जाती हैं जैसे कि जल को जब गर्म किया तो वो वाष्प बना, और वाष्प फिर संघनन हुआ और वर्षा के रूप में उसने वापस पानी दे दिया। तो वर्षा, जल का बर्फ़ में जमना, जल बर्फ़ में जमा, अवस्था चेंज, गुड़ चेंज, ठोस हो गया, लिक्विड्स। लेकिन वापस अगर आप इसको गर्म जगह रख दीजिए वापस जल में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका भौतिक और ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। यही छोटा सा डिफरेंस था इसमें। ठीक, और एक पदार्थ होता है कपूर। कपूर को जब आप जलाते हैं, आपने देखा होगा कपूर ठोस होता है, और जब जलता है तो वो लिक्विड नहीं होता, वो सीधे गैस बनता है, सीधे गैस। ठीक, कपूर सीधे गैस में। तो अब गैस से वापस कपूर नहीं आएगा, तो ये प्रकार से एक रासायनिक परिवर्तन ही है। लेकिन कपूर सीधे गैस, मतलब कोई ठोस चीज़ सीधे गैस में अगर बदलती है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ये प्रक्रिया होती है, ऊर्ध्वपातन के माध्यम से इसको जो है कपूर को गैस में किया जाता है। ठीक, तो मुझे लगता है चैप्टर नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक, चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया है। ठीक, एक सेकेंड। दोस्तों बार बार वीडियो देखने जाता हूँ, चूँकि अभी मैंने एक वीडियो बनाया था इसी चैप्टर पे, 3-4 चैप्टर कंप्लीट भी कर लिए थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो रिजेक्ट हो गया और समझ में आया कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही है, तो मेरे मेहनत का फ़ायदा ही क्या, इसलिए बार बार देखना पड़ रहा है कि कोई दिक्कत ना हो। ठीक, 7 चैप्टर है पेड़ पौधों की दुनिया। पेड़ पौधों की दुनिया। इसमें क्या है भाई, पेड़ है, कुछ शाख होते हैं, कुछ झाड़ी होती हैं, ठीक, कुछ वृक्ष होते हैं, ये अंतर होता है शाख, झाड़ी और वृक्ष। ठीक, इसके तना जो होता है वो हरा होता है, कोमल होता है। ठीक, एक मोटा मोटा डिफाइन किया है कि शाख क्या होता है। ठीक, और कम ऊंचाई के होते हैं, कम ऊंचाई के। ठीक, कम ऊंचाई के। इसमें क्या होता है, झाड़ी में थोड़ा मोटा उसका होता है, तना सख्त होता है। तना कैसा होता है भाई, सख्त होता है, मोटा होता है, हल्का सा मोटा। ठीक, और इसमें जो है, ठीक है, बस इतना ही होता है। क्या रहता झाड़ी, शाख की तो झाड़ी भी होता है सेम। वृक्ष जिसके तने बहुत सख्त, ठीक, काष्ठी प्रकृति का, मतलब इससे आप काष्ठी है,
फर्नीचर वर्नीचर बनाते हैं, ठीक। छाल मोटी होती है। यही सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ये बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक। चूँकि लिखा था इसलिए आपको बताया मैंने। पेड़। अब होता है जड़। जड़ भी दो प्रकार की, एक मूसला, जड़ होती है, और एक होती है एक होती है मूसला, और एक होती है रेशेदार। मूसला में क्या होता है? मूसला में एक मुख्य जड़ होती है, मुख्य जड़ एक, ठीक। मुख्य जड़ एक होता है और कोई सहायक जड़ नहीं होता इसका, कोई सहायक जड़ नहीं। इसमें क्या होता है? ढेर सारे जड़ होते हैं। देखिए देखिए, आप एक चित्र के माध्यम से समझिए, ठीक है, ये मत जाइए। जैसे एक जड़ है, ठीक, जड़ है, इसमें ये, ठीक। एक मेन मुख्य कौन सा जड़ है? ये है, तो ये मूसला जड़ हो गया। एक होता है इस टाइप से, तो ये आपका रेशेदार जड़ हो गया। देखिए, शब्दों में चीज़ें डिफाइन करने के बजाय अगर चित्र बना दिया जाए तो मुझे लगता है ज़्यादा समझ में आता है चीज़ों को, ठीक। तो इतना समझ में आया आपको? थोड़ी स्पीड तेज रखनी होगी दोस्तों, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखिए, पौधों को जो मिट्टी से खनिज, लवण, जल, पोषक पदार्थ, ये सब मिलते हैं। किससे? मिट्टी से। मिट्टी से पौधों को इसकी प्राप्ति होती है, ठीक। मिट्टी का मेन काम क्या होता है? पौधों को सीधा खड़ा रखना, सीधा गिरे ना, ठीक। ये काम तो हालांकि जड़ का भी होता है, जड़, ठीक। ठीक, तो जड़ का काम क्या होता है? बता ही दिया। मिट्टी का मतलब खनिज लवण को देना और पौधों को सीधा खड़ा रखना, और यही काम जड़ों का भी होता है। जड़ भी मिट्टी से चीज़ें अवशोषित करते हैं और पौधों तक पहुंचाते हैं, ठीक। तो मिट्टी और जड़ एक ही चीज़ें हैं, मतलब एक ही कार्य कर रहे हैं दोनों, ठीक है। ऐसे ही बीज भी टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से बीज होते हैं? एक होता है एक बीजपत्री, और एक होता है द्विबीजपत्री। जैसा कि नाम से ही है कि एक और दो, एक बीज और दो बीज। एक बीजपत्री में आप उदाहरण समझिए, उदाहरण क्या क्या होता है। तो जैसे कि मक्का, गेहूँ, धान, जो ऐसे फसल होती हैं, इसको एक बीजपत्री फसल कहते हैं। और दूसरे में आ जाएगा आपका आम हो गया, ठीक, आम हो गया, चना हो गया, इसमें दो बीजपत्री आते हैं, ठीक। उदाहरण समझिए कि एक बीजपत्री कौन होते हैं और द्विबीजपत्री क्या होता है, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर है आपका ठीक, नेक्स्ट चैप्टर आपका है आठवां चैप्टर है फूलों से जान पहचान, ठीक। फूलों से जान पहचान, ठीक। इसमें क्या है? इसमें कहा गया है कि फूल के मुख्य 4 भाग होते हैं, ठीक। 4 भाग होते हैं। 4 भागों में क्या क्या आता है इसमें? एक आता है बाह्य दल, एक होता है इसका दल, ठीक। एक होता है पुंकेसर और एक होता है स्त्रीकेसर।
ये नाम से ही समझ में आ रहा है, ये मादा का है, मतलब कि इसको बोलते हैं जायांग। ये नर के रूप में यूज होता है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कुछ, हाँ, नर भाग ही बोलते हैं इसको। ठीक। बाह्य दल क्या होता है? बाह्य दल को यहाँ एक शब्द है अंकुड़ी, और दल को बोला इन्होंने पंखुड़ी। पंखुड़ी मतलब कि पत्ती। ठीक। तो देखिए एक चित्र बनाते हैं, चित्र से आप समझ जाएंगे। देखिए ये एक मतलब देखे होंगे पौधा होता है, तो इसमें जो इस तरीके से होता है, ठीक, ये होता है आपका, सॉरी, एक फूल बनाते हैं, फूल, ये आपका है, ये फूल, ये फूल, ये ऐसे, ठीक ठीक। ये जो है आपका, ये है आपका बाह्य दल, ठीक, मतलब कि अंकुड़ी। उसके बाद आया पत्ता, ये हो गया आपका दल, पंखुड़ी। ये जो है ये है आपका नर भाग, पुंकेसर, और जो इसके अंदर ये जो चीज़ें हैं ये है आपका स्त्री केसर। ठीक, समझ गए? बाह्य दल, अंकुड़ी, पंखुड़ी, नर भाग और मादा का जो भाग होता है जायांग। ठीक, जैसे एक ये एग्जांपल समझिए, एक पौधे का एक कली का वो है, इसमें ये हो गया आपका नर भाग, और नर भाग का जब यहाँ निषेचन होता है किसमें, तो ऐसे ही आप समझिए अब, ठीक, इस तरीके से, और ठीक इस तरीके से आप समझिए। ठीक, इसमें जो है इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र, मतलब कि स्टिग्मा। ठीक, ये होता है वर्तिका, ये जो होती है ये होती है वर्तिका, और ये जो होता है ये होता है अंडाशय, और ये लास्ट में आता है, ये होता है आपका, यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है पुष्पासन। पुष्पासन, ठीक, पुष्प का आसन, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। ठीक, समझिए आप। तो फूल में 4 प्रकार, बाह्य दल, दल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। बाह्य दल को अंकुड़ी, दल को पंखुड़ी, पुंकेसर को नर भाग, स्त्रीकेसर को मादा भाग। ठीक, ये एक फूल है जिसमें नीचे का पार्ट हो गया आपका अंकुड़ी, पत्ते हो गए पंखुड़ी, और बाहर का भाग नर और ये स्त्री। इस तरीके से निषेचन हो गया। तो जो वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र से ही, वर्तिका के माध्यम से इस अंडाशय में उनके बीज जाते हैं नर के, और इस तरीके से यहाँ पुष्पासन बनता है। ये निषेचन की प्रक्रिया होती है एक फूल में। ठीक, देखिए फूल भी कई प्रकार के होते हैं। फूल के प्रकार, वो भाग थे, ये प्रकार है। एक होता है पूर्ण फूल, एक होता है अपूर्ण फूल। ठीक, पूर्ण हो गया, अपूर्ण हो गया। फिर एक होता है एकलिंगी। ठीक, एक होता है एकलिंगी, और क्या होता है, फिर होता है एक द्विलिंगी, एक होता है नर भाग, और एक होता है मादा भाग। पूर्ण में जो अंकुड़ी, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, ये सब अगर हैं किसी फूल में, ये चारों चीज़ें विद्यमान हैं, पूर्ण फूल हो जाएगा। इसमें से कोई भी एक अगर कैंसिल है तो वो अपूर्ण फूल हो जाएगा। एकलिंगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मादा की जरूरत होती है, नर की जरूरत नहीं होती है, एकलिंगी।
द्विलिंगी जिसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, द्विलिंगी। नर जिसमें केवल नर की आवश्यकता, मादा केवल जिसमें मादा की आवश्यकता। ठीक, इस तरीके से फूलों के प्रकार हैं, आप समझिए। पूर्ण फूल जिसमें सब कुछ, अपूर्ण फूल इसमें से कोई एक या दो नहीं, एक लिंगी सिर्फ एक नर की, एक की आवश्यकता मादा की, द्विलिंगी में केवल नर या मादा। और इस तरीके से ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ओके, ठीक। अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 9 है आपका जंतुओं में गति। जंतुओं में गति कैसे होती है, इस बारे में इस पार्ट में बात किया गया है। तो जंतु में गति देखिए, एक तो होता है जॉइंट, हम लोग क्या होते हैं, जॉइंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं संधि। संधि क्या है, जैसे ये, ठीक, ये जॉइंट्स, जहाँ जहाँ जॉइंट्स हैं उनको हम जॉइंट्स बोलते हैं। जो चीज़ें घूम जा रही हैं, गर्दन, जॉइंट्स। ठीक, तो इस तरीके से जॉइंट्स होते हैं। जॉइंट क्या है, ठीक, अस्थि और उपास्थि एक होते हैं। अस्थि मतलब कि हड्डी होती है, ठीक, अस्थि एक होती है, उपास्थि कार्टिलेज। ठीक, अस्थि क्या होती है, हड्डियाँ, उपास्थि कार्टिलेज। तो ये समझिए कि इनसे मिलकर एक मानव का कंकाल तैयार होता है, किसे, हड्डी और उपास्थि से। ठीक, जॉइंट्स, उन हड्डियों में जो जॉइंट्स होते हैं, संधि होती हैं, वो जॉइंट्स होते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कुछ मुख्य जॉइंट्स, कहाँ कहाँ कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं। ठीक, देखिए कंधे की संधि होती है, कंधे को, कंधा मतलब कि शोल्डर, इसको बोलते हैं कंदुक। बस इतना देखिए, कंदुक संधि, कंदुक खल्लक क्या है, तो कंदुक संधि। ठीक है, जो कोहनी होता है, कोहनी, ठीक, एक घुटना होता है, यहाँ जॉइंट्स हैं, कोहनी, घुटना और गर्दन। तो यहाँ संधियाँ होती हैं। कंधा के लिए कंदुक होता है, कोहनी के लिए हिंज शब्द का, वो सॉरी उसके कब्जा, घुटना के लिए हिंज, और गर्दन के लिए हम बोलते हैं धुराग्र संधि। ठीक, ये संधियों के नाम हैं। पूछ लेगा कि गर्दन, पूछ लेगा मान लीजिए कि गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि क्या है, तो ये धुराग्र संधि हो जाएगा। कोहनी को जोड़ने वाली संधि कौन सी है, कब्जा हो जाएगा। ठीक, घुटने को, घुटना पैर में होता है, घुटना हिंज, और शोल्डर में कौन संधि होती है, कंदुक संधि। तो ये प्रश्न इस तरीके से बन सकता है। तो ये तो मूवेबल है, मतलब कि जो मूवेबल मतलब कि जो चलायमान है। एक होता है इन मूवेबल, जो जुड़े तो हैं लेकिन घूम नहीं सकते। ठीक, घूम नहीं सकते, जैसे कि हमारा जबड़ा, बोल तो रहे हैं एक ही जगह है, क्या उसको घुमा सकते हैं वहाँ, नहीं। तो जबड़े की संधि क्या हो जाएगी, इन मूवेबल जॉइंट्स हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही जबड़ा हो गया। खोपड़ी में होता है भाई, एक ही जगह है, तो गर्दन हिला है ना, खोपड़ी तो एक ही जगह है, तो यहाँ भी कोई मतलब इनमूवेबल जॉइंट्स हैं। एक होता है लिगामेंट, ये टर्म होता है लिगामेंट, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ठीक, लिगामेंट। एक होता है टेंडन क्या करता है, टेंडन जो है उपास्थि लोग के देखते हैं, इसमें अगर होगा तो बताते हैं। हाँ, हड्डी और मांस को जोड़ता है, हड्डी और मांस मतलब कि पेशी जिसे बोलते हैं, पेशी को जोड़ता है। तो टेंडन और लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला लिगामेंट, टेंडन हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाला टेंडन। ठीक, तो आपने समझा जंतु में गति कैसे होती है, जॉइंट के माध्यम से गति होती है। अस्थि उपास्थि मिलकर एक मानव कंकाल का निर्माण करते हैं। मूवेबल जॉइंट्स, कंधा, कोहनी, घुटना, गर्दन। कंधा का होता है कंदुक, कोहनी का होता है कब्जा, घुटना का होता है हिंज, और गर्दन का होता है धुराग्र। इन मूवेबल में आते हैं आपके, इन मूवेबल में बताया कि जैसे खोपड़ी हो गया, खोपड़ी घूमती नहीं है, और मैंने बताया आपका जबड़ा हो गया, जबड़ा घूमता नहीं है, तो इनमूवेबल। लिगामेंट हड्डी को हड्डी जोड़ना, टेंडन आपका एक्सरसाइज कार्टिलेज। ठीक है, ये आपका हो गया। ये जो
हड्डी तो आप समझते ही हैं, हड्डी क्या होती है। हड्डी भाई बहुत हार्ड पार्ट होता है हमारे बॉडी का, सबसे हार्ड पार्ट हड्डी होती है। लेकिन जो उपास्थि होती है, उपास्थि, ये आपकी लचीली होती है। ठीक, जैसे हमारे कान हो गया और नाक हो गया। ठीक, हमारे कान और नाक में उपास्थि होती है। देखिए हड्डी नहीं है ना, है लेकिन बहुत उपास्थि है। ठीक है, हड्डी नहीं है। तो नाक में हमारे देखिए हड्डी, तो उपास्थि। ठीक, तो इस तरीके से उपास्थि हो गया। एक है केंचुआ। देखिए केंचुआ, देखिए केंचुआ में हड्डी नहीं होती। ठीक, हड्डी नहीं होती और उसमें जो है उसमें हड्डी नहीं होती। इसमें क्या होता है, जैसे केंचुआ जो होता है आपने देखा होगा, अगर इस तरीके से होता है, चलता है, तो चलने का जो माध्यम होता है, इसके यहाँ जो है कुछ बाल टाइप के होते हैं, उसको एक टर्म में कहा गया है सूक। सूक के माध्यम से चलता है, सूक। ठीक, सूक एक शब्द आया है इसमें, आप समझिएगा कहाँ है। सूक मिट्टी में पकड़ बनाता है। हाँ, जैसे मिट्टी में चल रहा है तो ये पकड़ बनाता है मिट्टी। केंचुआ क्या करते हैं, केंचुआ मिट्टी खाते हैं। मिट्टी खाए, मिट्टी का पाचन किए और मिट्टी को भुरभुरा करके बाहर निकाले। भुरभुरा करके बाहर निकालते हैं तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा रहती है, ऑक्सीजन की मात्रा रहती है। ठीक, ऑक्सीजन की मात्रा रहती है तो इससे क्या होता है, हमारा जो पौधे होते हैं, पौधों की जो है उर्वरा शक्ति इंक्रीज जाती है, बढ़ जाती है। तो केंचुए को तो एक प्रकार से किसानों का मित्र भी कहा गया है। ठीक, केंचुआ आपका, केंचुओं से ही देखिए एक और कंपोस्टिंग, आप समझते हैं कंपोस्ट एक प्रकार से खाद होता है। खाद का निर्माण जब किया जाता है, कंपोस्ट प्रक्रिया होती है। इसमें मलमूत्र और जो भी चीज़ें होती हैं, जो जिनका जैव निम्नीकरण हो जाता है, जो पदार्थ आज नहीं तो कल खत समाप्त हो जाते हैं, उन चीज़ों को लेकर खाद तैयार की जाती है, वो कंपोस्टिंग होता है। कंपोस्टिंग, ठीक, कंपोस्ट खाद बनती है। और एक केंचुआ के रूप में एक आता है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट जो कि केंचुओं के द्वारा जो खाद बन जाती है, मिट्टी खाया पाचन किया, मिट्टी खाया पाचन किया, जो मिट्टी का निर्माण हुआ वो वर्मी कंपोस्ट होता है। वर्मी कंपोस्ट पौधों की उर्वरा शक्ति को इंक्रीज कर देते हैं। तो इस प्रकार से एक बहुत ही मतलब अच्छा खाद है जो कि बिना रासायनिक के कारण हो रहा है। ठीक, कुछ ये स्पेशल इन्फॉर्मेशन थी, जो चीज़ मुझे याद आ जाती है उसको बता देता हूँ, जो दिमाग से रिकॉल नहीं होता है उसको टाइम लगता है। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं, ऐसे ही एक घोंघा होता है, घोंघा जिसे हम इंग्लिश में बोलते होंगे स्नेल, आपने देखा होगा। इस तरीके से होता है, ऐसे होता है। अरे ऐसे देखिए चित्र बना रहा हूँ और इसके ऊपर इस तरीके से होता है और ठीक इसमें इसकी इस तरीके से होती है। समझ में आ गया होगा ना। तो ये स्नेल है, घोंघा। ये घोंघा क्या होता है, ये जो कवच होता है, कवच, इसका कवच होता है। ठीक, इसमें कोई भी जो है कोई भी जॉइंट नहीं होता। पहली चीज़ तो जॉइंट बिल्कुल, जैसे केंचुआ में हड्डी नहीं थी, इसमें कोई जॉइंट नहीं था। ठीक, और ये चलते हैं सड़क के ऐसे। ठीक, घोंघा हो गया। तिलचट्टा, कुछ जीवों का नाम इसमें दिया हुआ है जो कि देखना जरूरी है, मोटा मोटा देख लीजिए। तिलचट्टा आपका जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच, खासकर लड़कियां बहुत डरती हैं कॉकरोच से। और कॉकरोच जो ज़मीन पर चलता भी है, कभी कभी उड़ता भी है और दीवार पर भी चलता है, इसलिए लड़कियों के लिए बहुत ही डरावना चीज़ है ये। ठीक, तो ये तीनों काम करता है। ठीक, कॉकरोच में क्या होते हैं, 3 जोड़ी पैर होते हैं। 3 जोड़ी मतलब कि 6 पैर। ठीक, 6 पैर होते हैं। और ठीक है, पक्षी में क्या होता है, पक्षी में जो इनकी हड्डियां होती हैं,
वो होती हैं खोखली, और खोखली हड्डियों के कारण ये होता है हल्का, और हल्केपन के कारण इसको उड़ने में मिलती है मदद। ठीक, और ये सॉरी, ठीक है, इतना हो गया। और जो उसके आगे के पैर होते हैं, इसे हम अग्रपाद बोलते हैं, ये चेंज हो जाते हैं आपके पंख में। तो जो पंख पक्षियों के बनते हैं वो उसके आगे के पैर ही जो रूपांतरित होकर बन जाते हैं। ठीक, ये हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं 10वां चैप्टर है सजीव और निर्जीव। सजीव ऑब्लिक निर्जीव। ठीक, इसकी बात करेंगे। सजीव क्या है, निर्जीव क्या है? पौधे आपके सजीव हैं, स्वपोषी हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इन्हीं से जंतु भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक, जंतु भोजन प्राप्त करते हैं, इन पर निर्भर रहते हैं। ठीक, पौधे चूँकि सजीव हैं तो ये श्वसन करते हैं। ठीक, आपने एक चीज़ देखा होगा कभी कभी, गेहूं का जो बीज होता है, गेहूं का बीज, सोचिए बीज पौधा नहीं, गेहूं का बीज, गेहूं के बीज का आप बोरी भर के रख दीजिए और कुछ समय बाद उसमें अगर आप हाथ डालिए तो गेहूं का बीज काफ़ी गर्म मालूम पड़ता है। वो किस कारण से होता है? वो गेहूं में श्वसन की प्रक्रिया चालू रहती है, और वो गेहूं में जो श्वसन होता है वो श्वसन के कारण ही आपको वो गर्म समझ में आता है। तो गेहूं में भी श्वसन होता है। ठीक, पौधे क्या करते हैं? पौधे प्रकाश की उपस्थिति में, और ठीक प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेके वो जो है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक, तो फोटोसिंथेसिस हो गया। आगे एक चीज़ और, सबसे बड़ी बात यह कि जब CO2 लेते हैं तो ये जो है पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, इसलिए पौधे हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर रहे हैं और ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। आपने देखा होगा अक्सर रात में लोग मना करते हैं कि पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। इसका कारण यही है कि रात में उनके चूँकि लाइट मिलती नहीं है तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो रुक जाती है, और इसी कारण वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालते हैं, ऑक्सीजन नहीं निकाल पाते हैं। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों को नुकसान देता है, इसलिए वहाँ नहीं सोना चाहिए। ठीक, ये हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं चैप्टर 11। दोस्तों थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई होगी इससे कि आप लोगों को जल्दी हो जाए। ठीक, और हाँ, लेकिन एक पॉइंट छूटेगा नहीं आपका, जो चीज़ें बता रहे हैं आप उसको कर लीजिएगा। ठीक, एक सेकंड दोस्तों। ठीक, अब है आपका अनुकूलन। अनुकूलन, ठीक, अनुकूलन क्या होता है? जिस भी आप वातावरण में रहते हैं, अगर उस वातावरण में आप अपने आप को उसमें सर्वाइव करने के अनुकूल कर लेते हैं तो इस प्रकार से आप उस वातावरण के अनुकूल हो गए। ठीक, तो अनुकूलन की प्रक्रिया सब में होती है। ठीक है, परिवेश में एक विशिष्ट संरचना के माध्यम से आपको वहाँ रहना पड़ता है, तो वो उसमें आप धीमे धीमे पारंगत जाते हैं तो आप उसके अनुकूलन के में हो जाते हैं। ठीक, ये होता है अनुकूलन। जैसे आपने देखे होंगे शंकु आकार के जो वृक्ष होते हैं वो खासकर पर्वतों को मिलते हैं। सारे वृक्ष शंकु का आकार, जैसे कौन कौन से होते हैं? देखिए सेकंड, हाँ, सागवान, पाइन, विलो, ये सब आपके शंकु आकार के वृक्ष होते हैं। चूँकि इनका अनुकूलन इस वातावरण के अनुसार हुआ है तो ये उस तरीके से अपने आप को ढाल लिए। ठीक, रेगिस्तान में जो वृक्ष होते हैं, रेगिस्तान मतलब कि मरुभूमि, वहाँ आपके कैक्टस, बबूल, खेजड़ी सब वृक्ष होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से इन लोगों ने अपने आप को वहाँ ढाल लिया है। वो पत्ते न बना के इस तरीके से कांटे बनाते हैं, इस तरीके से कांटे बनाते हैं।
चूँकि यहाँ पानी कमी होती है, इस कारण से नागफनी हो गया, नागफनी भी होता है। ठीक, मरुस्थल में उन्होंने अपने आप को बना दिया। ठीक, तो ये अनुकूलन होता है। अनुकूलन मतलब व्यक्ति अपने आप को जिस वातावरण में है उसके हिसाब से ढाल लेना अनुकूलन कहलाता है। हमारा चैप्टर आपका है दूरी मापन एवं गति। दूरी मापन एवं गति, दूरी मापन एवं गति। इसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जो मापन हमारी प्रणाली है उसको उन्होंने SI पद्धति नाम दिया है। इसमें उन्होंने 7 मूल मात्रक बताए हैं, जिसमें आपका समय होता है और द्रव्यमान होता है क्या, एक सेकेंड रुकेगा। हाँ, द्रव्यमान होता है, लंबाई होती है, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा बोला हूँ, विद्युत धारा ही होती है। ठीक, एक होता है आपका ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, एक और होता है समय, द्रव्यमान, लंबाई, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और एक होता है पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का परिमाण, इसके मात्रक होते हैं सेकंड, द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, ताप का होता है आपका केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का आपका होता है कैंडिला। ठीक, पदार्थ का परिमाण होता है आपका मोल। ठीक, इस तरीके से 7 मूल मात्रक होते हैं, और समय, द्रव्यमान, लंबाई, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। ठीक, गति में भी कुछ प्रकार होते हैं। गति किस तरीके से की जाती है कि दूरी था, मापन था, दूरी था, गति आपकी घूर्णन गति होती है। वृत्तीय से बोलते हैं, वृत्तीय। जैसे पंखा है, क्या कर रहा है पंखा, घूम रहा है, घूर्णन कर रहा है, वृत्ति कर रहा है, वृत्तीय गति हो गया। ठीक, और एक होती है सरल गति, सरल रेखीय गति। बॉल है, फेंक दिए, जा रहा है एक सरल रेखा में, सरल रेखा गति। एक होता है लोलक, बोलते हैं क्या, लोलक, आवर्त गति। आवर्त, इसमें क्या है, जो चीज़ वापस अपने जैसे एक धागा है उसको एक बांध दिए, इधर गई, फिर इधर आई, फिर इधर गई, तो इस प्रकार से एक निश्चित अंतराल पे एक आवर्त गति फॉलो कर रही है। तो गति, घूर्णन, सरल, आवर्त। ठीक, गति हो गया। तो दूरी, मापन एवं गति आपका कंप्लीट। यही चीज़ें इसमें हैं जो आपको देखना है। आपका अगला है 13, इसमें प्रकाश, लाइट, प्रकाश की उपस्थिति में ही, लाइट जब किसी से पड़ती है तभी तो हम चीज़ देख पाते हैं। मान लीजिए इस कमरे की लाइट बंद कर दी जाए, आप कुछ देख नहीं पाएंगे। तो प्रकाश की उपस्थिति में ही व्यक्ति किसी चीज़ को देख पाता है। तो प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश में ही मैंने बताया पारदर्शी, अपारदर्शी, पराभासी बताया था मैंने आपको। ठीक, सीधी रेखा में कौन करता है, परिचित हो, सीधी रेखा में गमन। दूसरा निर्वात, मतलब किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, कोई वायु है, वायुमंडल है। प्रकाश, जैसे प्रकाश को पृथ्वी तक आने में जो टाइम लगता है 8 मिनट का लगता है। ठीक, और
चंद्रमा से पृथ्वी का करीब 1 मिनट के आसपास होता है। तो इस तरीके से प्रकाश पृथ्वी पर आने में 8 मिनट का समय लेता है। ठीक, बस 13 में इतना ही था। ठीक, देखिए जैसे सन है, सन मान लीजिए कोई वस्तु है, क्या है ये, हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, यहाँ से प्रकाश आया इस पर, तो इसको बोलते हैं आपतित। पतित मतलब होता है गिर जाना। तो सूर्य का प्रकाश जब इसी वस्तु पर गिरता है उसे बोलते हैं आपतित, और जब रिफ्लेक्ट होके वापस हमारे आँख में जाता है जिसे हम देख पाते हैं तो इसको बोलते हैं परावर्तन या परावर्तन। ठीक, रिफ्लेक्शन। ठीक, तो इस तरीके से हम देख पाते हैं चीज़ों को। ओके, आगे है आपका 14 चैप्टर, वो क्या है, बल्ब जलाओ जगमग जगमग। बल्ब जलाओ जगमग जगमग। तो सबसे पहले तो बल्ब का आविष्कार किसने किया? बल्ब का आविष्कार आपको किया थॉमस एडिसन ने। ठीक, थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया और 1879 में पहली बार यह अमेरिका के शोध पत्र में, मतलब अखबार में प्रकाशित हुआ। क्या प्रकाशित हुआ कि बल्ब का आविष्कार करने वाले हैं थॉमस एडिसन। ठीक, और इसमें जो है बल्ब में क्या होता है, बल्ब में देखिए टंगस्टन होता है, फिलामेंट जिसे बोलते हैं, इसी के माध्यम से बल्ब जलता है। उसमें कोई वायु नहीं होती, निर्वात होता है अंदर। आपने देखा होगा कभी नहाते नहाते पहले था जो पीले वाले बल्ब आते थे। एक बार मेरे साथ ऐसा वाकया हुआ था कि नहा रहे थे और काफ़ी हीट था बल्ब, और पानी जैसे ही उसमें पड़ा बल्ब फूट गया। मीन्स कि कहीं ना कहीं उसमें जो निर्वात था वो कहीं ना कहीं उसमें वायु ने प्रवेश कर लिया और वो ब्लास्ट हो गया। ठीक, तो पहले के बल्ब थे, अब तो लेड लाइट हैं, उतनी दिक्कत नहीं होती। लेड लाइट में मेरे ख्याल से आर्गन या पारा को भरा जाता है तो दिक्कत नहीं होती है। ठीक, ये हो गया आपका लाइट। हाँ, नेक्स्ट 15 चैप्टर, इसमें आपका है चुंबक मैग्नेट। ठीक, एक मैग्नेस नाम के एक व्यक्ति थे जो कि यूनान के थे। वो अपने एक प्रकार से चरवाहे थे। कौन थे? चरवाहे, जो भेड़ बकरी भैंस गाय चराए जाते हैं, चरवाहे के रूप में वहाँ चरा रहे थे। तो उनको एक चीज़ मिली, बड़ी ठोस थी। उन्होंने देखा कि उसमें थोड़ा घिसने से चीज़ें उसको, मतलब लोहे को वो आकर्षित कर रहा है, कुछ चीज़ ही होगी। तो उनको लगा ये क्या चीज़ है। तो इस तरीके से इस जो पदार्थ को नाम दिया उन्होंने, वो दिया था लार्ड स्टोन। ठीक, लार्ड स्टोन नाम दिया था। इस प्रकार से चुंबक था। ठीक, तो चुंबक क्या करता है? चुंबक में देखिए 2 पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। आप किसी चुंबक को से टांग दीजिए तो वो जिधर रुकेगा, जिधर उसका आकर्षण ज़्यादा होगा, वो उसके पोल होंगे। ठीक, और आकर्षण हमेशा नॉर्थ एंड साउथ। अगर उसका आकर्षण नॉर्थ साइड ज़्यादा हुआ, उत्तरी, तो उत्तरी ध्रुव हो गया। ठीक, अगर साउथ है दक्षिण ध्रुव हो गया। तो मैग्नेट हमेशा, चुंबक हमेशा उत्तर और दक्षिण को ही। देखिए कंपास, देखिए ध्यान है, कंपास जो एक यंत्र होता था, यंत्र पुराने समय में जो लोग जलवाहक थे, जो शिप के माध्यम से यात्रा करते थे, वो लोग कंपास के माध्यम से ही अपनी स्थिति का पता लगाते थे कि हम लोग किस स्थिति में और किस दिशा में हैं। ठीक, तो कंपास इस प्रकार से मैग्नेट का ही बनता था। तो ये हो गया आपका 16 चैप्टर। आपका है जल। ठीक, जल, देखिए जल हमारे पृथ्वी पर 70% तो जल है। कितना है? 70% जल है, सॉरी 71% जल है। ठीक, 71% जल है, लेकिन उपयोग करने के लिए
कितना है 2.5%। लेकिन जो हम लोगों के पर्टिकुलर मतलब कि हम बोलते हैं इसको मीठा जल, ताज़ा मीठा जल जिसका हम लोग यूज करते हैं, वो आपके पास 0.03% केवल है। ये 2.5% जल है, ये आपका कुल मिला के ग्लेशियर। भाई ग्लेशियर का पानी तो पिएंगे नहीं जो पहाड़ों पर है, ग्लेशियर में, ठीक है, ये सब चीज़ों, ठीक है। तो जो हमारे लिए जो आवश्यक जल है वो यही है। कितना कम है सोचिए आप, 0.003%। इतना ही वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा है, इतनी ही वायुमंडल में 0.003, और यही हमारे पास जल है। इसलिए कहते हैं कि जल का सदुपयोग कीजिए, वेस्ट न कीजिए। जल बहुत ही बड़ी मतलब हमारे लिए जीवन का एक आधार है। जिस प्रकार से वायु हमारे जीवन का आधार है, उसी प्रकार से बिना जल के आप नहीं रह सकते। ठीक, जल का उपयोग कीजिए। बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पानी की बहुत कमी है, औरतों को आधा दिन तो पानी लेने और लाने में ही गुजरता है, ऊपर से परिश्रम बहुत होता है। तो इस तरीके से आप ध्यान दीजिए कि पानी का हम लोग जो है यूज़ करें, ना कि मिस यूज। ठीक है, गाड़ी धोइए, आवाज़ धोइए, घर धोइए, महीने में एक बार, ये नहीं कि डेली बस। ठीक, तो पानी का यूज कीजिए। पानी परमात्मा ने हमको बहुत ही मनुष्य बनाया है, तो मनुष्य का जो कर्तव्य है वो है चीज़ों का संसाधन का जो समावेशी विकास का जो टर्म आता है, समावेशी विकास, सबको साथ लेके और भविष्य अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ चीज़ों को संचित किया जाए। अगर आज ही दोहन कर लेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या बचा कर रखेंगे। तो जल का आप भी सदुपयोग कीजिए, और आपके आसपास के लोग जो अगर जल का मिसयूज करते हैं तो उनको समझाइए। ठीक, तो जल कैसे, देखिए जल क्या है। जल का हमारे पास देखिए जल है पानी, जल का गर्म हुआ, वाष्पन हुआ, और वाष्पन होने के बाद जल ऊपर गया। ठीक, और यहाँ हुआ आपका संघनन की प्रक्रिया हुई, और संघनन की प्रक्रिया के अनुसार बूंदों के रूप में हमें वापस जल की प्राप्ति हुई। एक प्रक्रिया है, साइकिल है। तो जल का वाष्पीकरण हुआ, संघनन हुआ, फिर वापस बूंदों के रूप में हमको ये मिल जाता है, तो प्राप्ति वापस हो जाती है। ठीक, उसके बाद 17वां चैप्टर है वायु। जल हुआ, अब वायु हुआ। तो वायु हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो भी क्षेत्र है वायु का, उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में भी 70 कितना परसेंट नाइट्रोजन है, 70, इसमें लिखा नहीं है, 78% नाइट्रोजन है। ठीक, 21% आपका ऑक्सीजन है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.003 है। ये आपके वायुमंडल के गैसों का जो मिश्रण है वो अनुपात है, रेशियो है। ठीक, और इसमें और कुछ नहीं है, बस इतना ही था। वायुमंडल में क्या है, वायु। जैसे जल जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसे ही वायु भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आपका है आपका 18वां चैप्टर, और ये लास्ट चैप्टर है आपका। ये है आपका जैव विघटन वाले पदार्थ। ठीक, मतलब इसको बोलते हैं आप बायोडिग्रेडेबल। ठीक, ये क्या होता है, जो चीज़ें कुछ समय बाद नष्ट हो जाती हैं पृथ्वी पर ही, जिससे हमारे जल को, चीज़ों को प्रदूषण के रूप में हानि नहीं होती है, वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल। और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक हो गया आपका, पॉलीथीन हो गया आपका। ये चीज़ें बहुत समय बाद मतलब समाप्त होती हैं, इसलिए हमको इन चीज़ों का कम यूज करना चाहिए। ठीक है, आप कोई सामान लेने जाते हैं, अपना कैरी बैग लेके जाइए। पॉलीथीन हो सके तो दुकान वाले से ही मना कर दीजिए। ठीक, हाँ, पॉलीथीन के बिना कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें पॉलीथीन के बिना आप काम नहीं कर सकते हैं, उस केस में आप लीजिए, नहीं है, लेकिन जितना हो सके आप उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ है जो आने वाले समय में बहुत बड़ा प्रदूषण का कारण हो सकता है, जिससे हम लोगों को हानि होती है, हमारे स्वास्थ्य को हानि होती है। ठीक, सबसे बड़ी बात इससे जो हानि होती है वो होती है गायों को, पशुओं को।
आप कोई चीज़ खा लेते हैं, पन्नी खा लेती है, वो पेट में जम जाता है, मर जाती है। मछलियों को ठीक इस तरीके से। और एक टर्म आया है, वो है कचरा प्रबंधन को लेके, कचरा प्रबंधन। इसमें 4R 4R का यूज किया गया है। एक R है आपका, एक है आपका रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज, और एक आपका इसमें लास्ट में क्या है, रिसाइकिल। तो आप रिफ्यूज़ कीजिए, रिड्यूस कीजिए, रीयूज़ कीजिए और रिसाइकिल कीजिए। इस तरीके से कचरा का प्रबंधन कीजिए। जो गली मोहल्लों में आजकल कचरा वाला आता है, तो इस तरीके से ही इसका यूज किया रहा है। कचरे से भी एनर्जी बनती है, और उस एनर्जी का प्रयोग हम अपने बिजली में, अपने पानी के सीवेज प्लांट में, ठीक, इन सब में आप ऊर्जा के रूप में कचरा का प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, तो 18 चैप्टर में यही था। ओके, दैट्स कंप्लीट। तो टाइम काफ़ी हो गया होगा, लेकिन मुझे आज कंप्लीट करना था तो मैंने किया। और आपका साइंस जो है 6th क्लास का कंप्लीट हो गया है। कल जहाँ तक है जियोग्राफी, क्योंकि क्लास 6 में 4, देखिए क्लास 6 में क्या है, क्लास 5 में आपके तो एक ही महत्वपूर्ण था, वो था आपका क्या, पर्यावरण। ठीक, तो पर्यावरण के हिसाब से एक ही बुक उसमें इम्पोर्टेंट थी, पर्यावरण अहम। ऐसे ही क्लास 6 में 4 किताबें हैं। 4 किताबों में क्या है, एक आपकी विज्ञान था जो आपकी कंप्लीट हो गई है, एक आपका इसमें है सामाजिक, आर्थिक, ऐसा कुछ था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन। ठीक, ये भी आपका महत्वपूर्ण है, ये भी है ही है। एक इसमें था हमारा आवास, ऐसा कुछ है, हमारी दुनिया है, ठीक, हमारी दुनिया। और एक है आपका अतीत से वर्तमान। ये आपकी 6 की SCERT है। तो आपने ये कंप्लीट कर लिया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन, ये सामान्य अध्ययन से संबंधित है। हमारी दुनिया प्रकार से भूगोल का ही टर्म है। और अतीत से वर्तमान हमारे इतिहास की बात करता है। ठीक, इसलिए 4 किताबें महत्वपूर्ण हैं। इन 4 किताबों को हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम क्लास 7 की SCERT उठाएंगे। तो कल हम जहाँ तक हमारी दुनिया करेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। और कैसा लगा आपको ये सेशन बताइएगा। थैंक यू।